सभी सुनने वालों का आज की इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो काफी दिलचस्प है। जी बिल्कुल। और आज हम द हिंदू के दैनिक यूपीएससी इन्फोग्राफिक नोट्स का एक विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि अक्सर सुनने वालों के मन में ये सवाल आता है कि हम तो कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो हमारे लिए ये चर्चा किस काम की। एग्जैक्टली लोगों को लगता है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। जो कि सच नहीं है। देखिए, अगर दुनिया को सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन से नहीं, बल्कि उसके पीछे की असल कहानी से समझना है, तो इन डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सही कहा। और मजे की बात यह है कि ये सारी खबरें जो दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, असल में एक अदृश्य धागे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। मतलब एक तरफ डार्क नेट के अपराध हैं, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का संकट, और फिर हमारी अपनी घरेलू नीतियां भी हैं। और जब हम इन सब डॉट्स को जोड़ते हैं, तब जाकर हमें वो बिग पिक्चर समझ आती है जो रोजमर्रा के जीवन को सीधे तौर पे प्रभावित करती है। ज्ञान का यही विस्तार एक जागरूक नागरिक बनने में मदद करता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इन डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न्याय और व्यवस्था की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। आप छत्तीसगढ़ वाले डेटा की बात कर रही हैं ना? जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो दिमाग में पुलिस और सुरक्षा आती है, लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत ही डिस्टर्बिंग डेटा की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जेलों में होने वाली कस्टोडियल डेथ्स की। यानी हिरासत में होने वाली मौतें। जी, जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच, मतलब सिर्फ एक साल के अंदर 66 कैदियों की मौत हुई है। 66 मौतें। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। बिल्कुल। अगर हिसाब लगाएं तो हर हफ्ते एक से ज्यादा मौत। और इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो है जेलों में ओवर क्राउडिंग। जिन जेलों की कैपेसिटी 14,000 कैदियों की है, वहां 18,000 लोगों को ठूंस कर रखा गया है। अगर हम इसे एक थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ या कुछ जेल अधिकारियों का मसला नहीं रह जाता। ये एक क्लासिक सिस्टमिक फेलियर है, मतलब हमारी पूरी प्रणाली की विफलता। और सबसे दुखद पहलू ये है कि इसका शिकार कौन हो रहा है। एग्जैक्टली डेटा साफ दिखाता है कि हाशिए पर रहने वाले लोग, खासकर आदिवासी और गरीब समुदाय, इसका सबसे बुरा परिणाम भुगत रहे हैं। क्योंकि उनके पास अच्छे वकीलों की फीस देने के पैसे नहीं होते। बिल्कुल। होता यह है कि अक्सर छोटे मोटे अपराधों या सिर्फ शक के आधार पर लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। बेल बॉन्ड भरने के पैसे नहीं होते तो वो सालों तक अंडर ट्रायल कैदियों के रूप में इन खचाखच भरी जेलों में सड़ते रहते हैं। बुनियादी मेडिकल सुविधा न मिलने के कारण मौतें हो जाती हैं। और यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है। मतलब क्या जेल के अंदर जाने के बाद एक इंसान के सारे संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाते हैं? कानूनी तौर पर तो बिल्कुल नहीं। वही तो। हमारा संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। एक कैदी भी इंसान ही है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने भी इन मौतों को रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस दी हुई हैं। जी, कि हर मौत की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, पोस्टमार्टम कैमरे पर होना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत इन 66 मौतों के रूप में हमारे सामने है। नियम होने के बावजूद सिस्टम चरमरा रहा है। और जब राज्य की मशीनरी इस तरह से चरमराती है तो उसका असर सिर्फ जेलों तक सीमित नहीं रहता, वो हर लेवल पर दिखने लगता है। हमारे सोच में इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और पॉइंट है, वो VVIP प्रोटोकॉल वाला मुद्दा। हाँ, राष्ट्रपति के दौरों के दौरान केंद्रीय प्रोटोकॉल का राज्य स्तर पर उल्लंघन होना। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के दौरे में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल फॉलो करने में चूक कर जाता है, तो ये हमारे संघीय ढांचे के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। राज्य और केंद्र के बीच का जो प्रशासनिक तालमेल है वो मिसिंग है। ये एकदम लॉजिकल है। अगर राज्य का प्रशासन जेलों के बेसिक मानवाधिकार और VIP प्रोटोकॉल नहीं संभाल पा रहा, तो मतलब सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव है। और इस दबाव को कम करने और सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? फंड्स की, पैसे की। एग्जैक्टली। और यहीं से हमारी चर्चा का रुख अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि राज्य और केंद्र का सबसे बड़ा पैसा कहाँ जा रहा है, इसे लेकर कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। हम सब ने मनरेगा का नाम सुना है। सालों से ये ग्रामीण भारत में रोजगार की गारंटी देने वाली सबसे बड़ी योजना रही है। लेकिन अब इसमें एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है। मनरेगा अब नए VBG रामजी एक्ट 2025 में बदल रहा है। जी, और इस नए कानून को लागू करने के लिए इसी 1 अप्रैल की डेडलाइन सेट की गई है। और बजट सुनिए,
करीब 95,692 करोड़ रुपए। लेकिन पेच ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच अभी भी इस पर माथापच्ची चल रही है। इस माथापच्ची की असली वजह समझना बहुत जरूरी है। ये जो नया एक्ट है, इसमें सबसे बड़ी अड़चन आ रही है धारा 4(5) को लेकर, जो राज्यवार मानक आवंटन तय करती है। बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो केंद्र से किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, इसके जो नए नियम हैं उन पर सहमति बनने में देरी हो रही है। अब सोचिए, 1 अप्रैल सिर पर है। अगर फंड्स टाइम पर रिलीज नहीं हुए तो गांव में उस मजदूर का क्या होगा जो इस योजना पर पूरी तरह से निर्भर है। सही बात है। अक्सर चर्चाओं में इसे खैरात समझ लिया जाता है, जबकि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 41। हाँ, अनुच्छेद 41 साफ तौर पर काम पाने के अधिकार की बात करता है। ये उस मजदूर का हक है। और यही डिबेट एक और गर्मागर मुद्दे की तरफ ले जाती है। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, स्टेट कैश ट्रांसफर, खासकर महिलाओं के लिए जो सीधे नकद पैसे दिए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ स्रोत में दिए गए तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। अगर हम इसके पॉजिटिव साइड यानी वेलफेयर फोकस की बात करें तो रिजल्ट्स इंप्रेसिव लगते हैं। जैसे कि पंजाब का उदाहरण, जहां महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। जी, और असम के अरुणोदय योजना के तहत तो ये अमाउंट 9,000 रुपए तक है। और सिर्फ कैश ही नहीं, हिमाचल प्रदेश ने क्लास 3 की नौकरियों में 25% कोटा फिक्स कर दिया है। अगर वेलफेयर के नजरिए से देखें तो ये महिला सशक्तिकरण और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए गरीबी दूर करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। पैसा सीधे अकाउंट में जाता है। आर्थिक आजादी बढ़ती है। महिला वो पैसा घर के पोषण या बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जी, जब हम इसे अर्थशास्त्र के चश्मे से यानी फिस्कल फोकस से देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। क्योंकि हर राज्य का एक तय बजट होता है। एग्जैक्टली। जब राज्य अपनी कमाई से ज्यादा पैसा इन नकद योजनाओं में बांटने लगता है तो सीधा असर FRBM एक्ट पर पड़ता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। मतलब सरकार के पास भी एक लिमिट है। अगर लिमिट से ज्यादा खर्च करेंगे तो राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो फिर सरकार को कहीं और से बजट काटना पड़ेगा। और वो कटौती होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय में। जो पैसा नए स्कूल, अस्पताल या सड़कें बनाने में लगना चाहिए था, वो इन कैश ट्रांसफर्स में चला जाता है। लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान राज्य को ही है। बिल्कुल। नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो नए रोजगार कैसे पैदा होंगे? यही कारण है कि कई बार ये वादे पूरे नहीं हो पाते। दिल्ली का ही उदाहरण हमारे नोट्स में है, जहां 2,500 रुपए की योजना का वादा अभी तक लंबित पड़ा है। खजाने पर पहले से ही भारी दबाव जो है। इसे कई विश्लेषक एक मुफ्तखोरी या फ्रीबी कल्चर के रूप में भी देखते हैं, जो अंततः अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। एक तरफ वो महिला है जिसके लिए महीने के थोड़े से पैसे भी बहुत बड़ी रकम है, और दूसरी तरफ देश का वो बही खाता है जिसे बैलेंस रखना जरूरी है। दोनों ही पक्षों के अपने मजबूत तर्क हैं। खैर, पैसों और अर्थव्यवस्था की बात चली रही है तो चलिए एक नजर देश के बाहर भी डालते हैं, क्योंकि वहां जो होता है उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। पश्चिम एशिया का जो सुलगता हुआ संकट है, ये फिलहाल सबसे क्रिटिकल वैश्विक मुद्दा है। वाकई हमारे नोट्स बता रहे हैं कि अमेरिका के समर्थन से इजरायली हमलों ने तेहरान के प्रमुख ईंधन डिपो को नष्ट कर दिया है। और ईरान भी शांत नहीं बैठा है। वे अपने नए सुप्रीम लीडर की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं, जो इस संघर्ष को एक नई दिशा दे सकता है। और इस आग की लपटें लेबनान तक पहुंच चुकी हैं। वहां 394 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। बात सिर्फ ईरान या लेबनान तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब के अल खर्ज इलाके तक सैन्य प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। मतलब युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि मिडिल ईस्ट की ये मिसाइलें भले ही दूर गिर रही हों, लेकिन ये वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ रही हैं। सप्लाई चेन को। हाँ, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल वहीं से खरीदता है। जब फ्यूल डिपोज जलते हैं और शिपिंग लेन असुरक्षित हो जाते हैं तो तेल की सप्लाई रुकने का खतरा बन जाता है। और सप्लाई रुके भी तो कच्चे तेल के दाम आसमान छुएंगे, जिसका सीधा मतलब है हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का महंगा होना। बिल्कुल। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। सब्जी हो, राशन हो या दवाइयाँ, सब कुछ महंगा हो जाएगा। यानी इन्फ्लेशन या महंगाई का बढ़ना तय है। हमारी घरेलू मुद्रास्फीति इस वैश्विक संकट से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।
इसीलिए हमारी ऊर्जा सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हमारी विदेश नीति को बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर तैनात रहना तो रह नहीं गया है। एक बहुत बड़ा खतरा हमारी अपनी जेब में, हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर पनप रहा है। मैं बात कर रही हूँ साइबर क्राइम और डार्क नेट की। एनसीबी वाला केस ना? हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने टीम कल्कि नाम के एक बहुत बड़े अखिल भारतीय डार्कनेट नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। और ये कोई आम ड्रग बस नहीं है। जनवरी 2025 से अब तक इन्होंने 1000 से ज्यादा ड्रग्स के कंसाइनमेंट पकड़े हैं। और इनका मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका बहुत ही हाईटेक है। एकदम सही। ये सड़कों का खड़े होकर डीलिंग नहीं करते। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। जिन लोगों को डार्कनेट के बारे में नहीं पता, उनके लिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। जी बिल्कुल। इंटरनेट को एक बर्फ के पहाड़ की तरह समझें। जो हिस्सा ऊपर है, जो हमें दिखता है जैसे नॉर्मल सर्च इंजन, वो सरफेस वेब है। और जो पानी के बहुत नीचे गहरा और अदृश्य हिस्सा है, उसे डार्कनेट कहते हैं। पारंपरिक सर्च इंजन वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, वहां जाने के लिए खास इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जो यूजर की पहचान छुपा देते हैं। इसी गुमनामी का फायदा उठाकर टीम कल्कि देश भर में नशीली दवाइयों का कारोबार कर रही थी। और जब इसमें क्रिप्टो करेंसी जुड़ जाती है तो पुलिस के लिए पैसे के लेन देन को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कोई बैंक या बिचौलिया बीच में होता ही नहीं है। कानूनी रूप से देखें तो नशीले पदार्थों को रोकने के लिए एनडीपीएस एक्ट है, स्वापक औषधि और मनाह प्रभावी पदार्थ अधिनियम। लेकिन जब ये कानून बना था तब किसी ने डार्कनेट या बिटकॉइन के बारे में सोचा भी नहीं था। आज एनसीबी जैसी एजेंसियों के सामने चुनौती इंटरनेट की इन काली गलियों में घुसकर अपराधियों को पकड़ने की है। वाकई टीम कल्कि का पकड़ा जाना हमारी साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत है। खैर, क्राइम और युद्ध की इन भारी बातों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। चलिए अपनी चर्चा का रुख खेल जगत की ओर मोड़ते हैं। और खेल से तो बहुत ही शानदार खबरें हैं। बिल्कुल। भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया। टी20 के लिहाज से 96 रन एक बहुत बड़ा मार्जिन है। ये टीम इंडिया का जबरदस्त डोमिनेशन दिखाता है। और सबसे खास बात, संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। इतने सालों की मेहनत के बाद सैमसन का ये प्रदर्शन कमाल का रहा। इसके अलावा खेल के मैदान से हमारे पास कुछ और भी अहम अपडेट्स हैं। पर्थ में खेले गए महिला क्रिकेट के डे नाइट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया है। हार जीत तो चलती रहती है। जी। वहां ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन दूसरी तरफ महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर्स में भारतीय टीम में उरुग्वे को 4-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की है। ये बहुत ही बेहतरीन खबर है। अब खेल के बाद हमारे स्रोत में कुछ बहुत ही दिलचस्प क्विक फैक्ट्स भी हैं। जी प्रीलिम्स और जनरल नॉलेज दोनों के लिए। जी, जैसे भूगोल की बात करें तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस सुर्खियों में है। वहां की सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की है, जो वहां की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए एक नया शाइन ऐप लॉन्च किया है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है। अगर किसी महिला कर्मचारी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो वो इस ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकती है। और ये सीधे तौर पे विशाखा गाइडलाइन से जुड़ा है ना? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइंस को डिजिटल रूप में लागू करने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। और बुनियादी ढांचे की बात करें तो दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर, पिंक और मजेंटा लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन हो गया है। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के लिए दिल्ली एमसीडी ने वाटर प्लस और 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी यानी कचरा मुक्त शहर बनने का लक्ष्य रखा है। तो देखा जाए तो आज की इस गहन चर्चा में कितनी अलग-अलग दुनियाओं का सफर तय किया गया है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की छत्तीसगढ़ की जेलों की उस कड़वी सच्चाई से, जहां ओवरक्राउडिंग इंसानों की जान ले रही है। फिर हम इकोनॉमी की गलियों में गए, मनरेगा के नए एक्ट और राज्य के नकद हस्तांतरण की बहस को समझा। पश्चिम एशिया के संकट से लेकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई का कनेक्शन भी देखा। टीम कल्कि के डार्कनेट सिंडिकेट का पर्दाफाश किया और आखिर में टी20 वर्ल्ड कप की जीत और शाइन ऐप तक का सफर तय किया। ज्ञान का यही विस्तार सूचनाओं के ओवरलोड से बचाता है। इन सब पर बात करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जिस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा विचार किया जाए। आज हमने तकनीक के 2 एकदम विपरीत रूप देखे। हाँ, ये बात तो है। एक तरफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और शाइन जैसी ऐप्स हैं, जहां तकनीक का उपयोग महिलाओं और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए हो रहा है।
और दूसरी तरफ टीम कल्कि जैसा सिंडिकेट है जो डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी के जरिए अदृश्य अपराध कर रहा है। एक तरह से तकनीक वरदान भी है और अभिशाप भी। बिल्कुल, और भविष्य की सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी, तकनीक के इस दोधारी रूप को, सशक्तिकरण बनाम विध्वंस को कैसे नियंत्रित किया जाए। सोचिए, जब ये डार्कनेट के अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तब क्या होगा। ओह, मतलब एआई संचालित अपराध। यह विचार वाकई बहुत ही गंभीर और थोड़ा डरावना भी है। क्या हमारी नीतियां उस भविष्य के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और हमारी सरकारों को अभी से सोचना होगा। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। जल्दी फिर हाजिर होंगे नए स्रोतों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए और सीखते रहिए।